हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि नितिन संघानिया की बुक है। तो गाइस, दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। तो हम इसके काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। तो जो आज का लेक्चर होने वाला है वो हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर पे होने वाला है। चैप्टर 1 का जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, पूरी तरह से आज हम इसे भी समाप्त करके अलग हटा देंगे। तो guys, this course is presented by me, Deepak Yadav, and one of the educator on an academy also. So guys, अगर आपको अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ले सकते हैं, और एक आप ये कोड यूज़ कर लीजिए, स्टडी आई ए एस, फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आपको अगर स्टडी आई ए एस का कोड यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आपको अगर कोई भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग और प्रिपरेशंस अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो यू कैन फॉलो ऑन दीज सोशल मीडियाज अकाउंट। तो गाइज़, यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। उसके बाद इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक स्टडी आई एस ऑफिशियल पे आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप मेल कर सकते हैं आपको कोई क्वेरीज हो तो, रिगार्डिंग अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और एनी रिगार्डिंग एन वीडियो प्रिपरेशंस। सो गाइस, आप यहाँ पर सब पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अब हम देखते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं कि मॉडर्न आर्किटेक्चर में है क्या। लोग आप बात करते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर की, यानी कि कब। अब सबसे पहले मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात आती है तो फिर हमारा जो मिडीवल आर्किटेक्चर था, ठीक है, मिडीवल आर्किटेक्चर जो मुगल आर्किटेक्चर था, वहाँ तक किस्सा खत्म हो गया था हमारे मिडीवल आर्किटेक्चर का, ठीक है, मिडीवल इंडिया का। फिर उसके बाद जब मॉडर्न आर्किटेक्चर हुआ, मॉडर्न आर्किटेक्चर किसके द्वारा फॉलो करा गया, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा, जो कब्जा करने आ रहे थे, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पर फॉलो करा गया मॉडर्न आर्किटेक्चर। वो लोग यहाँ पे आके बनवाने लगे। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, मुगल एम्पायर तो डिक्लाइन हो गया, अब आने लगे अंग्रेज़, ठीक है। तो फिर क्या यहाँ पर सबसे पहले कौन आया था? पोर्चुगीज़ आए थे, फ्रेंच, डच, डैनिश और ब्रिटिश सबसे लास्ट में आया। और ब्रिटिश ने ही इन सबको भी हराकर इंडिया में 1947 तक फिर उसके बाद राज किया, ठीक है। ब्रिटिश ने 1947 तक रुका। ये सभी आए थे, और इन सभी में स्ट्रगल भी हुआ करता था। यहाँ पे जैसे लिखा, स्ट्रगल हुआ करता था। अलग अलग रीजंस थे, यानी कि किसी को रॉ मटेरियल्स चाहिए होता था, मार्केट्स चाहिए होती थी इंडिया की, स्पाइसेस वगैरह होते थे यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे ये रीजंस थे, आपस में लड़ वड़ के इन लोगों ने भी फिर यहाँ पे ब्रिटिश बचा, और ब्रिटिश ने 1947 तक राज किया। और वैसे ही यहाँ पे यूरोपियंस अगर आए, ठीक है, जब वो लोग आए यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना आर्किटेक्चरल स्टाइल्स अपने साथ में ही लेकर आए होंगे, अपनी तरह से वो चीज़ें को डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस की, यानी कि जो सबसे पहले हमारे यहाँ पोर्चुगीज़ ही आए थे। तो पोर्चुगीज़ ने यहाँ पे अब आए तो उन्होंने क्या क्या आर्किटेक्चर्स बनवा डाले उस टाइम पे, ठीक है। जब पोर्चुगीज़ यहाँ पर आए तो अपने साथ वो लोग आइबेरियन स्टाइल को लेकर आए। आइबेरियन स्टाइल को हम अभी आगे देखेंगे और डिस्कस करेंगे। आइबेरियन स्टाइल के साथ साथ गोथिक आर्किटेक्चर का डिफरेंस भी देखेंगे साथ में। तो अभी यहाँ पर हम ऐसे ही समझ लेते हैं, जो वो अपने साथ लेकर आए, आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लेके आए। उन्होंने सबसे पहले ट्रेडिंग पोस्ट, वेयर हाउसेस बनाने शुरू करे, यानी गोदाम वगैरह, स्टोर रूम्स वगैरह बनाने शुरू करे। फिर उसको बाद में रिमॉडल करके एक फोर्टिफाइड टाउन बना दिया। फोर्टिफाइड टाउन यानी एक खूबसूरत मजबूत टाउन, स्ट्रेंथ वाला टाउन बनाना चालू कर दिया अराउंड अलोंग द कोस्ट लाइन, यानी समुद्र के किनारे के, ठीक है। उन लोगों ने उस सबको रिमॉडल करके फोर्टिफाइड टाउन बना दिया। फिर वो लोग कंसेप्ट लेकर आए, उन्होंने और भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करे, जो कि पैटियो हाउस का कंसेप्ट है और बरोक स्टाइल का। अब ये बरोक स्टाइल को हम आगे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे इस स्टाइल में एक आर्किटेक्चर बना हुआ है, उसको ही हम देखेंगे, और उसके थ्रू हम ये स्टाइल पूरा समझ लेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अभी हम छोड़ देते हैं इसे, आगे पढ़ेंगे। तो ये लोग, इन लोगों ने दो स्टाइल लेकर आए। फिर उसके बाद अब क्या होता है, इनके नोटेबल कंस्ट्रक्शन, यानी सिर्फ इन्होंने यही काम नहीं करा, अब इसके बाद अलग अलग कंस्ट्रक्शंस भी बनाने लगे वो लोग, और भी चीज़ें बनवाई उन्होंने, ये थोड़ी ना एक ही चीज़ बनवाई। उसके बाद जो सी कैथेड्रल बनवाया, जो कि गोवा में है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बनवाया। कास्टेला दी एग्वांडा बनवाया। पोर्चुगीज थे ना, इस वजह से नाम भी ऐसे ही हैं। तो सेंट पॉल्स चर्च बनवाया ड्यू में, ड्यू फोर्ट बनवाया। चर्च ऑफ सेंट एनी तलाविलिम, जो कि गोवा में है, वो बनवाया। और ये है हमारा सी कैथेड्रल, जो कि गोवा में है, जो सबसे पहला था हमारा, ठीक है, ये वाला सी कैथेड्रल। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बारोकी स्टाइल भी देखते हैं। अब बारोकी स्टाइल जो होता है, यानी कि वो क्वार्टर्स के उसमें होते हैं, एक से एक सब आपस में ही लगे हुए होते हैं घर, जैसे आप देख रहे हैं, सब एक दूसरे से अटैच होते हैं। और
यहाँ पर एक जैसे ही सारे हाउसेस दिखते हैं जैसा आप देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहते हैं, जैसे कि वर्कर्स वगैरह यहाँ पर रहते थे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये हमारा सी कैथेड्रल जो कि गोवा में बनाया गया था, और ये कौन सा है, बरोक स्टाइल में। उसके बाद आया हमारा फ्रेंच इन्फ्लुएंस। पोर्चुगीज़ तो आए थे, बना गए अपना कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आ गए हमारे फ्रेंच। अब फ्रेंच क्या क्या काम करके गए। अब जो फ्रेंच है वो अपने साथ कंसेप्ट लेकर आए अर्बन सिटी प्लानिंग का। ठीक है, और जो फ्रेंच ने कहाँ कहाँ पे काम किया, पौंडीचेरी में काम किया, और चंदर नागौर जो कि अब चंदन नगर कहा जाता है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर इन दोनों ने यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्ट फ्रेंच ने इन दोनों जगह पर कंस्ट्रक्शंस बनवाए। ये लोग कार्टिजियन ग्रिड प्लान्स का यूज़ करते थे, ठीक है, साइंटिफिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के लिए। उसके बाद इन लोगों ने क्या करा, बिल्डिंग्स बनवानी चालू करी ताकि वो लोग दिखा सके कि हाँ अपनी पावर, उनके पास कितनी ज़्यादा पावर है। अपनी पावर को दिखाने के लिए बिल्डिंग्स बनवानी चालू कर दी उन्होंने। कंसेप्ट लाए वो लोग, एक एक कंसेप्ट को और इंट्रोड्यूस करा, जो कि एनोनिमस स्ट्रक्चर। एनोनिमस स्ट्रक्चर मतलब कि गुमनाम स्ट्रक्चर, कोई नाम नहीं है उसका। ठीक है, जो कि सिंपल होता था बिल्कुल, और ज़्यादा कुछ ऑर्नामेंटेशन उसमें और कुछ ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं होती थी, बिल्कुल सिंपल होता था जैसे कि ये मॉडर्न बिल्डिंग्स हुआ करती हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास चर्च ऑफ सैक्रेड हर्ट ऑफ जीसस, ठीक है, जो कि पुडुचेरी में। सैक्रेड हर्ट ऑफ चर्च ऑफ चंदन नगर, ये दोनों हमारे पास चर्च हैं जो कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस फ्रेंच ने बनवाए। यहाँ पर है हमारा फ्रेंच बिल्डिंग जो कि पौंडीचेरी में, वो कुछ ये है, वो फ्रेंच बिल्डिंग पौंडीचेरी में है। उसके बाद उन लोगों ने चर्च ऑफ सैक्रेड हर्ट ऑफ जीसस बनवाया था, पौंडीचेरी में है ये भी। ये चर्च देखिए कितना खूबसूरत है। उसके बाद यहाँ पर आ गए ब्रिटिश। अब इन्होंने ही लंबे समय तक राज भी किया, अब ब्रिटिश आ गए हैं। तो अब बात होने वाली है जो कि 1947 तक की, कि इन्होंने कैसे कैसे यहाँ पे आर्किटेक्चर्स बनवाए। अब जो ब्रिटिश हैं वो अपने साथ क्या लेके आए, गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लेकर आए, जो कि उन्होंने बाद में मर्ज कर दिया इंडियन आर्किटेक्चर से। ठीक है, जो अपना स्टाइल लेके आए गोथिक को, उसने उसको इंडियन स्टाइल से मर्ज कर दिया। तो उसके बाद दोनों को कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या नाम आ गया, इंडो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे अभी इंडियन आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर था, उसे इंडो इस्लामिक कर दिया था, वैसे ही यहाँ पर इंडो गोथिक स्टाइल पोस्ट 1911 यानी 1911 के जो पोस्ट का पीरियड था, यानी बाद का पीरियड था, एक नए 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 स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आए जो कि कहलाए न्यू रोमन आर्किटेक्चर। ठीक है, न्यू रोमन आर्किटेक्चर एमर्ज हो गया पोस्ट 1911 में। फिर उसके बाद हम अब बात करेंगे इंडो गोथिक स्टाइल की। ये हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो इन्हीं दोनों के ऊपर है। एक तो इंडो गोथिक स्टाइल और दूसरा न्यू रोमन स्टाइल। इन दोनों को हमें पूरी अच्छी तरीके से कवर करना है, क्योंकि मॉडर्न आर्किटेक्चर में यही दोनों स्टाइल आए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने इंडो गोथिक स्टाइल की, जो कि विक्टोरियन स्टाइल भी कहलाता है। ठीक है, और एक ये यूनिक ब्लेंड था। ब्लेंड यानी मिक्सचर था किस किस चीज़ का, इंडियन, पर्शियन एंड गोथिक स्टाइल्स का। यानी इसके अंदर जो फीचर्स वगैरह हुआ करते थे, इंडियन स्टाइल को भी मिक्स करा गया, पर्शियन को भी, गोथिक स्टाइल को, तीनों का मिक्सचर बनाने के बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर्स बनाए जाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं इंडो गोथिक स्टाइल के। जो फर्स्ट फीचर है वो जो कंस्ट्रक्शंस बनाते थे, जो कंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे वो एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे अंडर इंडो गोथिक स्टाइल में। वॉल्स जो हुआ करती थी वो थिनर हुआ करती थी एज कम्पेयर टू इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन। यानी जो दीवारें हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा पतली हुआ करती थी। लेकिन इसका ये भी एक यूनिक फीचर इसमें एक और है, क्या, दीवारें वो अगर पतली बनाते थे तो बेवकूफ़ थोड़ी ना थे, उन्होंने कुछ तो करा होगा स्ट्रेंथ के लिए। तो स्ट्रेंथ के लिए वो लोग आयरन का, स्टील का, इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे। उसके बाद जो आर्क्स बनाते थे वो पॉइंटेड बनाते थे। जैसा कि हमारा इंडो इस्लामिक एरा में आर्क्स जो हुआ करते थे वो हमारे हुआ करते थे कर्व, इस तरीके से। अब इस तरीके से नहीं है, इस अब हैं आर्क्स, इस तरीके से यहाँ पे ये लोग आर्क्स बनाते थे। उसके बाद हम बात करें तो एक यूनिक फीचर है इनका विक्टोरियन स्टाइल का, क्या, कि ये लोग लार्ज विंडोज़, यानी बहुत अपने आर्किटेक्चर में बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ का यूज़ करते थे। फिर उसके बाद जो चर्चेस बनाए गए हैं वो क्रूशिफाइड ग्राउंड प्लान पे बनाए गए हैं। अब यहाँ पे गाइस क्रूशिफाइड में पहले भी, अगर आप, हम जो ये मेरी वाली सीरीज़ है ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, आप अगर फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आपने, अगर आपने सीक्वेंस वाइज देखी है तो आपको सीरीज़ आगे समझ में आ गई होगी कि और समझ में आने के बाद आपको ये भी पता चल गया होगा कि क्रूशिफाइड ग्राउंड प्लान क्या होता है। तो क्रूशिफाइड ग्राउंड प्लान का मतलब, यानी कि एक क्रॉस से है, ठीक है, जैसा हमारा जीसस का क्रॉस होता है, इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब ये जो क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लेन है इस पे चर्चेस बनाए जाते थे, यानी कि एक ऐसे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये है ग्राउंड प्लेन हमारा, ये वाला पैटर्न आजमाते थे। ऐसा ही पैटर्न हम अभी पहले टेम्पल्स में भी पढ़ चुके हैं, जो कि इस तरीके से था वो पंचयातन स्टाइल। एक टेम्पल यहाँ पे हुआ करता था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, उसके जो 4 सब्सिडरी श्राइन्स हुआ करते थे वो ये होते थे। और हमारा जो मेन टेम्पल हुआ करता था वो ये होता था, जहाँ पे प्रिंसिपल डीटी बैठते थे। ठीक है, तो वैसे ही हमारा पंचयातन स्टाइल में था। अब यहाँ पर हमारा क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लेन में फिर से ये लोग आर्किटेक्चर बनाने लगे, और ये लोग फॉलो करने लगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स, यानी प्योर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करते थे वो लोग। ठीक है, इंजीनियर की तरह से सारी चीज़ें बनाते थे, क्योंकि ये लोग स्टील का यूज़ करते थे, आयरन का, पोर्ड कंक्रीट का मजबूती के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे। एग्जाम्पल है हमारे पास विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में है, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, और एक और सेंट पॉल्स कैथेड्रल जो कि कोलकाता में है। हम इस सब की पिक्चर देखते हैं अभी। ये सब इन लोगों ने बनवाया, ब्रिटिश ने। जो विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में वो कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बना हुआ है। उसके बाद सेंट पॉल्स कैथेड्रल जो कि कोलकाता में है, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये कोलकाता में ये बना हुआ है, ये भी कोलकाता में, ये दोनों प्लेसेस हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया आप जानते ही होंगे। अब हम बात करते हैं आइबेरियन आर्किटेक्चर और गोथिक आर्किटेक्चर की। मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में कहा था ना, जब हम लोग पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस पढ़ रहे थे, कि आइबेरियन स्टाइल को हम लोग बाद में देखेंगे। अब जो गोथिक स्टाइल है हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। अब और जानेंगे कि आइबेरियन स्टाइल जो हमारा पोर्चुगीज लेकर आए थे, गोथिक स्टाइल जो ब्रिटिश लेकर आए थे, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। जो मटेरियल यूज़ करते थे आइबेरियन स्टाइल, वो करता था ब्रिक का सबसे ज़्यादा यूज़ करता था, और वुड का यूज़ करता था रूफ के लिए और स्टेयर्स के लिए। ठीक है गाइस, यानी जो आइबेरियन स्टाइल था उसमें ईंट जो थी वो मेन मटेरियल था, और जो लकड़ी थी वो रूफ्स के लिए और स्टेयर्स के लिए यूज़ करी जाती थी। बट जो गोथिक आर्किटेक्चर था वहाँ पे रेड सैंड स्टोन यूज़ हुआ करता था और कोर्स लाइम स्टोन यूज़ हुआ करता था। और जो स्ट्रक्चरल वेरिएशंस थे, यानी कि वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ करते थे, यानी वेरिएशन क्या क्या वेरिएशन करते थे। जो पोर्चुगीज़ था वो वेस्टर्न ट्रेडिशंस को ही कंटिन्यू कर रहा था, और जो जैसा पहले था वैस्टर्न ट्रेडिशन कंटिन्यू कर रहा था, और ज़्यादा स्ट्रक्चरल वेरिएशंस वहाँ पर नहीं थे, यानी कोई बहुत चेंजेस वगैरह नहीं थे। बट जो ब्रिटिश था उन्होंने इंडियन मोटिव स्टाइल्स को भी लाए, और फिर उसके बाद उन्होंने राइज कर दिया यहाँ से इंडियन गोथिक स्टाइल को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल वेरिएशंस थोड़े बहुत आ गए। ये हो गए हमारे डिफरेंस बिटवीन आइबेरियन आर्किटेक्चर और गोथिक आर्किटेक्चर। फिर से रिपीट करते हैं कि आइबेरियन आर्किटेक्चर वो पोर्चुगीज़ लाए थे, गोथिक आर्किटेक्चर जो ब्रिटिश लाए थे। क्वेश्चंस कहीं से ही बन सकते हैं, इस वजह से रिपीट करते रहिए, नोट्स बनाइए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ताकि आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। उसके बाद यहाँ पर आ गया न्यो रोमन स्टाइल। अब आ गए, हमने इंडो गोथिक स्टाइल पढ़ लिया जो कि मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक पहली बैकबोन है। अब यहाँ पे दूसरी बैकबोन कह दो कि ये न्यो रोमन स्टाइल है, यानी कि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न आर्किटेक्चर की। तो अब हम लोग बात करते हैं न्यो रोमन स्टाइल की। इंडो गोथिक हमने कंप्लीट कर लिया। पोस्ट 1911, यानी वही टाइम पीरियड चल रहा है ब्रिटिश के टाइम पर। जो कंस्ट्रक्शंस था वो अंडरटेकन बाय ब्रिटिश राज अभी पहले भी वो कंस्ट्रक्शंस बना रहे थे, अभी भी यहाँ पे वही कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो लोग क्या, न्यू रोमन स्टाइल और न्यू क्लासिकल स्टाइल, ये दोनों एक ही नाम है। जो इसके अंडर में जो आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली, यानी जो न्यू दिल्ली का आर्किटेक्चर बना, वो किसने बनवाया, एडविन ल्यूटेंस ने बनवाया और हर्बर्ट बेकर ने, इन दोनों ने मिलकर पूरे न्यू दिल्ली का आर्किटेक्चर बनवाया। जिससे कि बाद में आर्किटेक्चर बनवाने के बाद में क्या कहा गया, रोम ऑफ हिंदुस्तान, ये बोला गया दिल्ली को। और फिर इस फेस के फीचर्स क्या क्या थे, यानी अब यहाँ पे न्यू रोमन स्टाइल के भी फीचर्स होंगे। जो कंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे वो एनोनिमस हुआ करते थे, यानी बेनाम, जिनका नाम ना हो वैसे हुआ करते थे, विदाउट एनी इंटरेस्टिंग फीचर्स। वहाँ पे कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स नहीं हुआ करते थे कंस्ट्रक्शंस के। फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ देखें तो ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑल स्टाइल्स था, यानी मिक्सचर था सारे स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर का। ठीक है, और जिस वजह से यहाँ पे स्टाइल को कंजेस्टेड बना देता था, यानी कि पूरा भरा हुआ जो स्टाइल को वो बनाते थे वो लोग, जो भी आर्किटेक्चर, पूरा एकदम पूरी तरह से भरा हुआ हुआ करता था। फिर उसके बाद जो ये नेक्स्ट फीचर है वो फोकस करते थे ज़्यादातर सर्कुलर बिल्डिंग्स के ऊपर, यानी वो सर्कुलर बिल्डिंग्स ज़्यादा बनाते थे एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स। फिर उसके बाद ओवर यूज़ हुआ ओरिएंटल मोटिव्स का, यानी जैसा पहला हमारा पूर्वी जो चल रहा था उन्हीं का ही वो लोग, ताकि वो रियलाइज़ कर सकें वेस्टर्न आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस को। और कंसेप्ट ऑफ अपटर्न डोम भी यहाँ से ही शुरू हो गया। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ब्रिटिश राज से अंडर न्यू रोमन स्टाइल से अपटर्न डोम शुरू हो गए,
जो कि टॉप पे बनाए जाते थे। जैसा कि हम देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का टॉप, राष्ट्रपति भवन का टॉप, इस फेस में ही ये दोनों भी इंट्रोड्यूस ही हुए। तो इनका टॉप इस तरीके से बनाया गया है। मैं अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट का टॉप का डोम है, सर्कुलर डोम हुआ। ठीक है। और उसके बाद एडविन ल्यूटेंस, इन्होंने ही ये डिज़ाइन जिनका भी हमने नाम पढ़ा था, न्यू दिल्ली का डिज़ाइन यहाँ पे आर्किटेक्ट करा है। उसके बाद आ गया हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर। ब्रिटिश का टाइम आया था, ब्रिटिश भी गए, अब हमारा देश हो गया आज़ाद। अब उस टाइम का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, यानी आफ्टर 1947 का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो दो स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर एमर्ज हुए। कौन कौन से? रिवाइवलिस्ट और मॉडर्निस्ट। और दोनों ही जो स्कूल्स थे वो कॉलोनियल हैंगओवर से हट नहीं सके। यानी जैसा पहला जो अंग्रेज़ बना रहे थे सामान, अंग्रेज़ जो आर्किटेक्चर बना रहे थे उससे वो हट हट नहीं सके। और जो कि कारण बन गया डिक्लाइन का, इस आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, यानी जो आर्किटेक्चर था इंडिया का वो डिक्लाइन हो गया उसी वजह से, क्योंकि वो लोग उससे हटकर काम नहीं कर रहे थे। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने हायर कर लिया था ली कोरबुइजर, यानी फिर से ही वो फ्रेंच को, अंग्रेज को हायर कर लिया था ताकि वो डिज़ाइन कर सके चंडीगढ़ की सिटी को। ठीक है। चंडीगढ़ की सिटी को डिज़ाइन करवाया है किसने? पंजाब गवर्नमेंट ने। किससे? ली कोरबुइजर से। अब हम बात करें लॉरी बेकर की। तो लॉरी बेकर थे, इनका नाम है, आप ये भी याद रख सकते हैं, वो उस चीज़ से हटकर है, बट आप याद रख सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर में। जो लॉरी बेकर थे वो आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर थे, यानी कि गरीबों के लिए बनवाते थे वो। ठीक है। गरीबों के लिए बनाते थे, गरीबों के लिए आर्किटेक्ट करते थे। इन 2016 में उन्हें नॉमिनेट करा गया प्रिट्जकर प्राइज से, जो कि नोबल प्राइज़ की तरह डब्ड है, और फॉर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के लिए उन्हें ये वाला प्राइज़ मिला। कौन सा? प्रिट्जकर प्राइज़। अब इस आर्किटेक्चरल स्टाइल के ढेर सारे फीचर्स हैं। उन फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट था, यानी जो वो बनाते थे फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाते थे। यानी कि जो भी वो कुछ भी आर्किटेक्चर बनाते थे पुअर के लिए, वो लोकली अवेलेबल मटेरियल से ही बना देते थे। कोई ज़्यादा उन्हें भारी भरकम एक्सपेंसिव सामान की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही वो लोकली में जो भी मटेरियल अवेलेबल होता था उसी चीज़ से वो आर्किटेक्चर को बनाते थे, डिज़ाइन करते थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन, यानी कि अब मैं फिलर स्लैब किस तरीके से समझाऊं, यानी सीमेंट की इतनी बड़ी बड़ी जैसे पट्टे टाइप होती है ना, सीमेंट के स्लैब्स जो होते हैं, ठीक है, उनका उन्होंने इंट्रोडक्शन कर दिया था उस समय। और ताकि वो रिड्यूस कर सकें ज़्यादातर कंजम्पशन का स्टील और सीमेंट का। ठीक है। अगर वो इस तरीके से वो पट्टे का यूज़ करेंगे तो वो उसमें इतना स्टील भी नहीं लगेगा, सीमेंट भी नहीं लगेगा, और वो ऐसे ही इन्हीं को ही टुगेदर विद यहाँ पे जोड़ते जोड़ते साथ में वो आर्किटेक्चर को बिल्ड कर सकते थे। ठीक है। इस वजह से यहाँ पर फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन का उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। उन्होंने किस चीज़ के ऊपर जोर दिखाया? वेंटिलेशन के ऊपर। जो भी कंस्ट्रक्शन बनाते थे उसकी वेंटिलेशन के ऊपर वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। थर्मल कंफर्ट के ऊपर फोकस किया। थर्मल कंफर्ट यानी कि गर्मी से, यानी कि ज़्यादा गर्म ना रहे, वो गर्मी से बचने के लिए यहाँ पे वो ज़्यादातर काम करते रहे। सॉरी, ये वहाँ पे गर्मी से बच जाए इंसान, उसका अरेंजमेंट करके यहाँ पे वो बना रहे थे आर्किटेक्चर। उसके बाद यहाँ है लॉरी बेकर और उनके वर्क कुछ इस तरीके से। साइड में ये लॉरी बेकर हैं और उनके वर्क ये रहे। स्लैब का यूज़ करते थे, देख सकते हैं आप, ज़्यादा एक्सपेंसिव वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, वो ऐसे ही यहाँ पर आर्किटेक्चर बनाते रहे। फिर उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 2। इसका जो कि हमें पार्ट 2 में डिस्कस करना था, बट ये पार्ट ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इस वजह से हम थोड़ा बहुत इसमें देख ले रहे हैं। जो चैप्टर 2 है हमें नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करना था इसके, बट यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं कि चैप्टर 2 में इंडियन पेंटिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा और आपकी फिर हम लोग आगे ईजिली कवर कर लेंगे। अब हम लोग पेंटिंग्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पेंटिंग्स को भी। जो हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग है, जो पेंटिंग का इतिहास है, वो एंशंट और मिडीवल पीरियड से देखा गया है। ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे मिनिएचर स्टाइल आया, जिसने डोमिनेट करा मुग़ल आर्ट को और राजपूत कोर्ट्स को। यानी मुग़ल और राजपूत कोर्ट्स में ज़्यादातर मिनिएचर स्टाइल अपनाया जा रहा था। अब मिनिएचर स्टाइल यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा नाम से, यानी छोटी छोटे पेंटिंग्स बनाई जाती थी। मिनी यानी छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और जैसे जैसे यहाँ पे यूरोपियंस आए, यानी कि यूरोपियंस आया तो बाहर का इन्फ्लुएंस भी आया, तो जो आर्ट ऑफ पेंटिंग और इंग्रेविंग था उन्होंने वेस्टर्न टर्न ले लिया। और जो मॉडर्न पेंटर्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग स्टाइल से, कलर से, डिज़ाइन से। और बहुत सारे इंडियन पेंटर्स ने वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन पाया और उन्होंने प्राइजेस जीते, अवार्ड्स जीते अपने विजन के थ्रू।
विजन के लिए। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग्स की बात करें। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया पेंटिंग्स का। अब प्रिंसिपल्स क्या है पेंटिंग्स के? जो हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग्स है उसे प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स भी कहा जाता था। प्रिमिटिव यानी साधारण, जो चट्टानों में पेंटिंग्स हुआ करती थी, चट्टानों में, उन्हें वो भी कहा जाता था। जैसे कि भीमबेटका, मिर्ज़ापुर और पंचमरही की पेंटिंग्स हैं। ये तीनों केव्स हैं, केव्स थी वहाँ पर, तो इनमें भी पेंटिंग्स थी। इसके थ्रू यहाँ से पेंटिंग्स का स्टार्ट हुआ। और जो कि फिर उसके बाद पेंटेड पॉटरी भी चालू हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और जो रियल बिगिनिंग है आर्ट ऑफ पेंटिंग की, वो शुरू हुई गुप्ता एज से। ठीक है, जो आर्ट ऑफ पेंटिंग स्टार्ट हुआ वो गुप्ता एज से हुआ। और जो 3rd सेंचुरी एडी में एक वत्स्यायन है, उनकी बुक में यहाँ पे, जो कि कामसूत्रा बुक का नाम है, वहाँ पे 6 मेन प्रिंसिपल्स लिखे हैं पेंटिंग्स के, कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हुआ करते हैं पेंटिंग्स के। 6 मेन प्रिंसिपल्स हैं। कौन सी बुक में? कामसूत्रा बुक में, जो कि वत्स्यायन की। उसके बाद जो अब 6 मेन प्रिंसिपल्स हैं वो हैं हमारे 1 2 3 4 5 6। जो वैरायटी ऑफ फॉर्म है उसे हम कहते हैं रूप भेदा। पोर्ट्रेल ऑफ लाइकलीनेस ऑफ द सब्जेक्ट को हम कहते हैं सदृश्यम। क्रिएशन ऑफ लस्टर एंड ग्लीम विथ कलर्स, ठीक है, ग्लीम विथ कलर्स को हम कहते हैं भावा। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ कलर्स, यानी कलर्स को मिक्स करके इफेक्ट्स देना मॉडलिंग का, उसे हम कहते हैं वर्णिका भंगा। उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होगा पेंटिंग्स का, उसे हम कहते हैं प्रमनम। और जो इमोशंस होंगे पेंटिंग्स के, उसे हम कहते हैं लवन्य योगनम। ठीक है, ये हमारे 6 मेन प्रिंसिपल्स हैं जो कि बुक्स में प्रेजेंट हैं। जो कामासूत्र बुक है वत्स्यायन की, उसमें प्रेजेंट है 6 मेन प्रिंसिपल्स, वो भी हमने यहाँ पर पेंटिंग्स के डिस्कस कर लिए हैं। अब बात आती है, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे न्यूमरस रेफरेंसेस मिले हैं आर्ट ऑफ पेंटिंग के इन द ब्राह्मणिकल लिटरेचर। ठीक है, फिर उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो ज़्यादातर देखा गया है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, जैसे आर्ट ऑफ पेंटिंग किस तरीके की हुआ करती थी पहले, किस तरह से पेंटिंग्स हुआ करती थी, वो हम बता रहे हैं। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिथ्स एंड लोर्स ऑन टेक्सटाइल्स, जो कि मिथ्स और लोर का जो रिप्रेजेंट हुआ करता था, उसे हम कहते थे लेप्या चित्र। ठीक है, लेप्या चित्र। और एक मिनट, जिस पर लाइन ड्राइंग्स भी हुआ करती थी और स्केचेस भी हुआ करते थे। ऐसे ही और भी टाइप्स की यहाँ पर हम लोगों को चित्र मिले हैं, जो कि धूली चित्र, पता चित्र एंड एटसेट्रा। अब हम बात करें स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स की और उनके फीचर्स। तो यानी कि पहले के स्टाइल्स पेंटिंग्स की, एक होता था हमारा स्टाइल कौका पितका। ठीक है, जिसका मेजर फीचर था आइसोलेटेड फ्रेम ड्राइंग्स, यानी अकेले वो फ्रेम ड्राइंग्स हुआ करती थी। फिर उसके बाद एक दूसरा स्टाइल था दिघला पितका, जो कि लॉन्ग स्क्रॉल्स ऑफ पेंटिंग, यानी जो कि स्क्रॉल्स में बना करती थी। ठीक है, स्क्रॉल्स में पेंटिंग्स हुआ करती थी। फिर उसके बाद एक स्टाइल था हमारा यामा पितका, जो कि आइसोलेटेड पेंटिंग्स, ना उसमें स्क्रॉल्स ना उसमें फ्रेम हुआ करता था, यानी सिर्फ पेंटिंग हुआ करती थी। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के ऊपर। जो पेंटिंग्स हैं वो एग्जीक्यूटेड हुई रॉक्स के ऊपर, यानी रॉक्स के ऊपर वहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जा रही थी, चट्टानों के ऊपर। और जो रॉक इंग्रेविंग्स थी उन्हें हम कहते थे पेट्रोग्लिफ्स। इसको वर्ड को याद रखना है आपको। यानी जो रॉक के ऊपर इंग्रेव करके पेंटिंग बनाई जाती थी, खुद खुद के पेंटिंग बनाई जाती थी, उसे हम लोग कहते थे पेट्रोग्लिफ्स। ये कला थी, ये डेफिनेशन थी। फिर जो फर्स्ट सेट हुआ करता था, जो फर्स्ट सेट था पेंटिंग का, वो मिला हम लोगों को भीमबेटका केव में, जो कि मध्य प्रदेश में। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो फर्स्ट सेट मिला है सबसे पहले पेंटिंग का, वो मिला है भीमबेटका केव में। अब जो भीमबेटका पेंटिंग्स थी वो डिस्कवर हुई 1957 में, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करा है, जिनका नाम है वी एस वकानकर। ये हैं वो वी एस वकानकर। इन्होंने डिस्कवर करी हैं भीमबेटका पेंटिंग्स, जो कि भीमबेटका केव्स में जो पेंटिंग्स को इन्होंने डिस्कवर करा है। और टाइमिंग पीरियड क्या है, 1957 से लेकर 1958 में। उसके बाद जो पेंटिंग्स थी वो जनरली डिपिक्ट करती थी एनिमल्स को। ठीक है, एनिमल्स को ज़्यादा दर्शाती थी, जैसे कि बाइसन, बियर्स, टाइगर्स एंड एटसेट्रा, ऐसे ऐसे जानवरों को वो डिपिक्ट करती थी पेंटिंग्स। और उन पेंटिंग्स को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें और भी एनिमल्स को दर्शाया जाता था, जैसे कि एलिफेंट, राइनोसोरस, कैटल, स्नेक, स्पॉटेड डियर, बारहसिंगा एटसेट्रा। ये सब जू में होता है ना, इस वजह से जू रॉक शेल्टर भी कहा जा रहा था। अब जो पेंटिंग्स के 3 मेजर फेसेस हैं, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के 3 मेजर फेसेस हैं। अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि 40,000 से लेके 10,000 BC का टाइम पीरियड था, वो था स्टोन एज वाला। मीजोलिथिक पीरियड जो 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक था। फिर उसके बाद चालकोलिथिक पीरियड, इसका कोई पीरियड मेंशन नहीं है।
तो गाइस यहाँ पर ये तीन मेन पीरियड हैं, इसके अंदर हमें पता चलना है कि कौन कौन से स्कूल्स ऑफ, हमें पता लगाना है कि कौन कौन से स्कूल्स ऑफ आर्ट थे, हमें पढ़ना है। और किस तरीके की पेंटिंग्स हुआ करती थी, क्या क्या वो लोग यूज़ करते थे, यानी कि स्कूल्स ऑफ आर्ट नहीं कह सकते हम लोग, यानी कि बस हमें इतना देखना है कि अपर पैलोलिथिक पीरियड में किस तरह से पेंटिंग्स बनाते थे, किस किस चीज़ का यूज़ करते थे, कलर्स के लिए वो लोग क्या यूज़ करते थे। ऐसे ही हम लोग मिजोलिथिक पीरियड में जाएंगे, मेसोलिथिक पीरियड का हम लोग पढ़ेंगे, फीचर्स वगैरह की, किस तरीके की पेंटिंग्स बनाते थे, यानी कि उस पेंटिंग्स बनाने का सब्जेक्ट क्या होता था। ऐसे ही हम लोग चालकोलिथिक पीरियड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं अपर पैलोलिथिक पीरियड के बारे में। गाइस, अपर पैलोलिथिक पीरियड के बारे में अगर आपको और भी जानना है तो अभी हम लोग यहीं पर रोक देते हैं और यहाँ तक हम इसको आज एंड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके उसमें हम लोग यहाँ से अपर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, चालकोलिथिक पीरियड ये डिस्कस करने के बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स पे आएंगे। और इस चैप्टर को जितनी जल्दी कोशिश होगी इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम इस बुक को, पूरी इंडियन आर्ट एंड कल्चर, उसे हम ख़त्म कर दें। और गाइस, आप लोगों को भी प्रॉब्लम्स हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और थम्स अप करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। और प्रॉब्लम्स के लिए मैंने बता ही दिया है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए, सबके रिप्लाई, सबके जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो गाइस, जो नेक्स्ट हमारा रहेगा पार्ट, उसके अंदर हम लोग इन तीनों को डिस्कस करने के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स पढ़ेंगे और जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे होता है हम लोगों का आज का वीडियो फिनिश। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हमने एक बात और है, इस वीडियो में हमने मॉडर्न आर्किटेक्चर यानी चैप्टर 1 को हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, और चैप्टर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है इंडियन आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें 11 लेक्चर बने हैं। तो गाइस, चैप्टर 1 को ज़रूर ज़रूर पूरी तरह से देखिए, बार बार देखिए, और अपने जितने बार रिवीजन कर सकें करिए, और नोट्स बना के रखिए ताकि आप लोग उसे, क्योंकि बार बार आप वीडियोस वगैरह नहीं देख सकते, तो नोट्स बना के रखिए ताकि आप रिवाइज कर सकें रेगुलरली, क्योंकि बहुत डीपली पढ़ाया है यहाँ पे, बहुत थॉरोली पढ़ाया है कि आपको बुक की नीड भी नहीं, आप एक बार बुक भी देखोगे कहोगे कि सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ा दी गई हैं। तो गाइज़, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, तो आप मल्टीपल टाइम रिविजन्स करिए और कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स बताइए। मिलेंगे आपसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।